एपिसोड 197। दरवाज़ा जल्दी खुल गया और उसने राहदारी के दोनों तरफ बड़े गौर से देखते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया। खुद वो दरवाजे में गायब हो गई। चंद लम्हों की ताख़ीर के बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। मैं सीधा अंदर जा पहुंचा। मेरे सामने एक बहुत ही सजा सजाया कमरा था जिसमें से गुजरकर अगले हिस्से तक पहुंचा जा सकता था। कमरे के बाएं हाथ फर्श पर नीले रंग का कालीन बिछा था। दरवाजे से निकलते आदमी 4 फुट के नंगे फर्श पर चलकर दूसरे कमरों तक जा सकता था। साफ्तार मुझे इस कमरे में नजर नहीं आई, मगर जैसे ही मैं सोफे की तरफ बढ़ा वो सामने के दरवाजे में से फिर नमूदार हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गयास, आप ना होते तो ये ब्रीफकेस मुझसे छिन गया था। ये कहकर वो मेरे करीब आई और ब्रीफकेस मुझसे लेने के लिए उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। नहीं मिस सॉफ्टनर, पहले ये बताएं कि ये आदमी कौन था जिसने मुझ पर हमला किया। होगा कोई बदमाश, ऐसे बहुत से लोग यहाँ मिलते रहते हैं मिस्टर गयास। आपने तो शायद उसे मार ही दिया है। और उसे मार देने का नतीजा जानती हैं आप? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। आप फौरन यहाँ से चले जाएं। ये मेरा कार्ड है, मैं कल आपसे कहीं भी मिल सकती हूँ। पहले आप मुझे फ़ोन कर लें। मगर इस कत्ल का क्या होगा? हमें किसी ने नहीं देखा, ये अच्छी बात है। पुलिस आई तो वो खुद देख लेगी। आप बहरहाल अभी चले जाएं। जी नहीं मिस सॉफ्टनर, मुझे इस ड्रामे का अगला हिस्सा देखना है। इसकी चाबी होगी आपके पास? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं इसे खोलकर देखना चाहता हूँ, पता तो चले कि इसमें है क्या। नहीं नहीं, आप इसे नहीं खोलेंगे, ये गैर ज़रूरी बात है। ब्रीफकेस मुझे दे दें। अचानक मुझे अपने अक़ब में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। 2 आदमी तेज़ी से अंदर आ रहे थे। मैं दरवाज़ा भिड़ कर आ गया था। अगर मैं अंदर आकर कुंडी लगा देता तो उनकी दस्तक मुझे संभलने का मौका दे सकती थी, मगर उनका अंदाज बड़ा ही जारहाना था। सॉफ्टनर, ये क्या हो रहा है? ये ब्रीफकेस अभी तक इसके हाथ में है। ये हमें दे दो और यहाँ से निकल जाओ। एक आदमी ने अचानक पिस्तौल तानते हुए कहा। मैंने ब्रीफकेस को अपनी ढाल बना लिया। अब मेरा रुख उन दोनों की तरफ था। वो कोई बहुत ही शोधे किस्म के आदमी मालूम होते थे। दोनों च्युइंगम चबा रहे थे और एक की थोड़ी पर मसनूई तिल अजीब से अंदाज से हिल रहा था। पिस्तौल उसने तान रखा था। दूसरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। लाओ, ये ब्रीफकेस इधर दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इसे यहाँ तक ले आए। लाओ। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? मैंने बड़े तहम्मुल से पूछा। मेरा अपना हाथ जेब तक जा पहुंचा था। सीजर का पिस्तौल मुझे सहारा दे रहा था। तो गोया तुम इनकार भी कर सकते हो। ये क्या कह रहा है सॉफ्टनर? मैं तो खुद हैरान हूं किफलर, इसने हेरल्ड को मार दिया है। उसे हम देख आए हैं, वो मरा नहीं, बेहोश हुआ है। उसकी फिक्र न करो, मगर यह आदमी हमारी समझ में नहीं आया। तुम हो कौन भाई? अगर इसे लेकर जा सकते हो तो दरवाजे से निकल जाओ, सीधा जेल पहुंचा देंगे वो तुम्हें। ये कहकर वो मेरा रास्ता छोड़कर सोफे पर बड़े इत्मीनान से जा बैठा। दूसरा आदमी भी उसके पीछे था। तुम भी बैठो सॉफ्टनर, इसका ख्याल इस ब्रीफकेस को लेकर ये कहीं भी भाग सकता है। शुक्र करो किसी पुलिस वाले की नज़र तुम पर नहीं पड़ गई। आओ इधर बैठो मेरे सामने। कहाँ से आए हो? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मगर खुद नहीं, लाया गया हूँ। क्या मतलब लाया गया हूँ? इसके क्या मतलब हुए? ये कहकर उस आदमी ने पाइप सुलगा लिया। ब्रीफकेस अभी तक मेरे हाथ में था और अब वो उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थे। ये खासी लंबी बात है जनाब किफलर, आप अभी इस ब्रीफकेस की बात करें। खोल सकते हो तो खोल लो, बाहर ले जा सकते हो तो ले जाओ। वैसे हम इसके मालिक हैं। हमने होटल में इसे सॉफ्टनर के लिए मेज़ के पास रख दिया था, मगर ये उसको खुद नहीं उठा सकती थी क्योंकि इस पर शुबा किया जा सकता था। इसीलिए इसने तुम्हें ये काम सौंप दिया। हैरल्ड तो अहमक था, उसने बहुत जल्दी की। शायद उसकी अपनी नीयत ही खराब हो। क्यों सॉफ्टनर, यही बात है ना? लगता तो मुझे भी यही है, वरना वो इतनी तेजी ना दिखाता। अब सॉफ्टनर भी सामने के सोफे पर जा बैठी थी और बाएं हाथ लगे आईने में अपनी सुर्खी को उजागर करने लगी थी। फ्लैट में हमारे सिवा शायद कोई और आदमी मौजूद नहीं था, वरना वो अब तक बाहर आ चुका होता। मैं भी उनके सामने तीसरे सोफे पर जा बैठा, मगर अभी तक मैं उस अजाब से निजात नहीं पा सका था जिसकी वजह से मेरा सारा बदन रह रहकर लरसता रहता था। किफलर ने पिस्तौल जेब में डाल लिया। पता नहीं उसकी क्या वजह थी। तुम यूं करो, इसे कुछ मजदूरी दे दो ताकि ये चलता बने। किफलर ने मुस्कुराकर कहा। मगर ये तो ब्रीफकेस खोलने का कह रहा है। आखिर किस्सा क्या है मास्टर? तुम चाहते क्या हो? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस ब्रीफकेस में है क्या जिसकी वजह से सॉफ्टनर ने मुझसे झूठ बोला। और झूठ उसने कुछ नहीं बोला। इसमें हीरे हैं और ये एक सराफ की दुकान से चुराए गए हैं। लाओ मैं इसे खोलता हूँ। किफलर ने जेब से चाबी निकालकर हाथ में पकड़ ली। लाओ इसे मैं खुद खोलता हूँ, ये चाबी मुझे दे दो। मैं अब भी उस पर एतबार नहीं कर रहा था। मुझे यही महसूस हो रहा था कि ब्रीफकेस हाथ लगते ही वो रफू चक्कर हो जाएंगे और मैं बस टापता ही रह जाऊंगा। मगर हैरानकुन बात यह हुई कि उसने चाबी मेरी तरफ फेंक दी। लो इसे तुम ही खोल लो। ये कहकर उसने नया सिगरेट सुलगा लिया।
وہ تینوں بہت زیادہ چونکنے نظر آ رہے تھے. سافنر کا تو شاید کلیجہ ہی حلق تک آ گیا تھا. میں نے چابی بریف کیس میں گھمائی تو اس کا تالا کھل گیا. اس پر سافنر ایک دم میرے قریب آ گئی. اس کی طرف کوئی دھیان دیے بغیر میں نے بریف کیس کا تالا کھول کر اسے قالین پر رکھ دیا. اس اسنا میں کفلر بھی سافنر کے پاس آن بیٹھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنا پستول پھر نکال لیا تھا. میں نے بریف کیس کا ڈھکنا کھول دیا. وہ ٹھیک کہتے تھے. بریف کیس میں باہر آئی ہوئی تھی ایک عجیب سی چکا چاند میری نگاہوں میں بھر گئی. وہ ہیرے تھے, سچے اور کھرے ہیرے, جو بڑی احتیاط سے ایک شیشے کے پیکٹ میں رکھے تھے. اس کے ساتھ شیشے کا ایک اور پیکٹ بھی تھا جس میں بہت ہی خوبصورت زیورات موجود تھے. دونوں پیکٹ الگ الگ رکھے تھے اور ان پر سان فرانسسکو کے ویلکم جیولرز کا نام لکھا تھا, اور وہ بھی کسی بہت ہی چمکیلی دھات سے. کفلر نے وہ دونوں پیکٹ اٹھا لیے. اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی تھی. سافنر بھی خوشی سے نڈھال ہو گئی تھی. دیکھ لیا تم نے, یہ صرف ہیرے ہیں. تمہارا کیا خیال تھا؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں ہیروئن ہوگی. تمہارا خیال غلط تھا. ہم ایسے سودے نہیں کرتے. یہ لو, یہ $200 ہیں. یہ تمہاری مزدوری ہے. نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ مال تمہیں مبارک ہو. میں جا رہا ہوں. یوں نہیں بیٹے, ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ ہمیں پاگل سمجھا تم نے. یہاں سے تم سیدھے کسی پولیس اسٹیشن فون کر سکتے ہو. بے فکر رہو, ایسا نہیں ہوگا. میں ایسا آدمی نہیں ہوں. پاکستان میں میرا یہی دھندا تھا, لیکن اس سے ذرا مختلف. اچھا مس سافنر, آپ سے تو شاید اب کبھی ملاقات نہ ہو سکے. اس اسنا میں سافنر نے بریف کیس بند کر دیا تھا اور وہ اسے ہاتھ میں لے کر اٹھ گئی تھی. ہم تم پر اعتبار نہیں کر سکتے. ادھر بیٹھ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم نے ہیرلڈ کو کیا کر دیا. وہ بالکل بے ہوش ہو گیا ہے اور اب اسپتال جا چکا ہوگا. کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے تم نے. رہتے کہاں؟ مجھے خود نہیں پتا. مجھے ایک شخص نے شدید بیمار ظاہر کر کے پاکستان سے یہاں پہنچا دیا اور میں کسی چیریٹی اسپتال میں پڑا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ دن کیسے گزرے ہیں. انہوں نے مجھے مسلسل بے ہوش رکھا, پھر انہوں نے مجھے ہیروئن کا عادی بنا دیا. اب بھی میری حالت ٹھیک نہیں ہے. کہ جو کپ کپی سی دیکھتے ہو نا, یہ اسی وجہ سے ہے. میں نے اس کے پستول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. یہ بات اس کے لیے بہت ہی حیران کن تھی. اس ہتھیار کے سامنے تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے, مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ نہ میرے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی. کس نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے؟ ڈاکٹر دھمن. اس کا نام ڈاکٹر دھمن ہے. مجھے اس کے کہنے پر یہاں پہنچایا گیا ہے. اس نے یہاں کو اسپتال کھول رکھا ہے. ڈومن؟ یہ کون ہو سکتا ہے سافنر؟ کبھی نام سنا اس کا؟ نہیں, مجھے تو کچھ نہیں پتا. چیریٹی اسپتال کھول رکھا اس نے اور وہ پاکستان سے آیا ہے. یہ قصہ کیا ہے سافنر؟ ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں. تم اچھے آدمی نظر آتے ہو. میں کیا کہوں کفلر, مجھے بھی تم جیسے لوگ پسند ہیں. کاش تم میرے دوست بن سکتے. تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو. ایک بڑی مشکل سے تم نے ہمیں نکال لیا ہے, ورنہ ہم ان ہیرو کے مالک نہیں بن سکتے تھے. راستے میں بڑی مشکلات حائل تھی. 2 بار سافنر کو روکا گیا, مگر یہ بریف کیس لے کر ہوٹل جا پہنچی اور پھر تم نے ہماری مشکل آسان کر دی. مجھے اب اپنا دوست ہی سمجھو. اب یہ پستول تم پر کبھی نہیں اٹھے گا. یہ میرا تم سے وعدہ ہے. یہ کہہ کر اس نے پستول جیب میں ڈال لیا. ویسے میں بہت حیران ہوں کہ تم اس سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کفلر کا نشانہ ہی تو مشہور ہے. میں شارپ شوٹروں کا باپ ہوں. یہ کہہ کر اس نے الماری سے شراب کی بوتل نکالی. مجھے اطمینان سے ساری بات بتاؤ. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. کیا دشمنی تھی اسے تمہارے ساتھ؟ اس نے گلاس میں سوڈا ملایا اور اسے سافنر کے سامنے رکھتے ہوئے دوسرا گلاس اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اسے اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائیں جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ دھمن میرا بہت پرانا دشمن ہے. میرا خیال ہے تم کچھ دن ادھر ہی رہو. ہم ڈومن کے بارے میں معلوم کریں گے, پھر شاید ہم تمہارے لیے کچھ کر سکیں. کیا خیال ہے سافنر؟ جیسے تمہاری مرضی. پہلے تم ان ہیرو کو ٹھکانے لگا دو. ہیرلڈ کی نیت ٹھیک نہیں تھی, ورنہ وہ راستے میں اس سے بریف کیس نہ چھینتا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں, مگر وہ پولیس کو کچھ نہیں بتا سکے گا. میں نے ہینری کی گاڑی میں اسے اسپتال بھیج دیا ہے. وہ آئے گا تو پھر فساد ڈالے گا. اس کی نیت کو میں سمجھ گیا ہوں, مگر اسے صرف اس کا حصہ ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. کل صبح ہم یہ ہیرے بیچ دیں گے اور رقم کھری کر لیں گے. اب ہم چلتے ہیں. یہ دونوں پیکٹ اب میرے پاس رہیں گے. کل میں 12 بجے یہاں آؤں گا. یہ کہہ کر اس نے سافنر سے بریف کیس لیا اور دونوں پیکٹ نکال کر جیب میں ڈال لیے. پھر وہ دونوں ہمیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئے. سافنر نے بھی اسے جانے دیا. میرا خیال ہے اسے ان دونوں پر بہت اعتماد تھا, ورنہ وہ ان کے قدم روکتی. وہ باہر نکلے تو سافنر نے کہا, کفلر کہہ ہے کہ تم ادھر ہی رہو گے, مگر یہ بات تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہوں, یہ بات تو آپ ہی سمجھ سکتی کہ مجھے یہاں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں. ویسے میرا کوئی ٹھکانہ یہاں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تم ادھر پہلو کے کمرے میں لیٹ جاؤ. ضرورت کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دوں. وہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی.
पलंग पर साफ सुथरी चादर बिछी थी और कंबल पायती में रखा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस सॉफ्नर, आपकी ये मेहरबानी मुझे हमेशा याद रहेगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अभी बता दो, मैं दोबारा नहीं आ सकूंगी। अगर कोई काम ना हो तो बैठ जाएं, आपसे बात करके मुझे खुशी होगी। काम तो कोई नहीं, खाना भी मैं खा कर आई थी, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस कमरे में कौन सोता है? किफलर वगैरह आ जाते हैं तो यहाँ ठहरते हैं, वरना ये कमरा खाली ही रहता है। आपने मुझे अपने शौहर की बात बताई थी, क्या वो सच थी? हाँ बिल्कुल सच थी। तुम्हें कोई शुबा है? तो फिर ये हीरो की चोरी और किफलर वगैरह? यहाँ मुझे आए 6 महीने हो चुके हैं, काम मेरे पास कोई नहीं था। एक दिन मेरी मुलाकात किफलर से हो गई। उसने मुझे कुछ ऐसा सबक पढ़ाया कि मैं उसके इशारों पर चलने लगी। मजबूरी थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है। अब तक तो उसने मुझसे कई काम करवा लिए हैं। आप इन लोगों के साथ कैसे शामिल हो गई? बस ऐसे ही, एक जगह से मैंने थोड़ी सी शॉपलिफ्टिंग की थी। एक म्यूजियम है यहाँ, रिप्ले म्यूजियम, वहाँ एक छोटा सा बुद्ध का मुजस्समा मुझे बहुत पसंद आया था। वो सोने का बना था। एक दिन मौका मिलते मैंने उसे उड़ा लिया। ये महज इत्तेफाक था कि किफलर ने मेरी ये हरकत देख ली। जब मैं म्यूजियम से बाहर निकली तो ये भी मेरे ताक़ुब में था। मैं रेस्टोरेंट में जा घुसी तो ये वहाँ भी आ गया और इसने मुझे बता दिया कि वो सब कुछ जानता है। बस वो दिन गया और ये आया। मैं उससे अपनी जान न छुड़ा सकी। और वो मुजस्समा? वो हमने पिघलाकर बेच डाला। हमें $10,000 मिले, वो हमने आधे आधे बांट लिए। और हीरे? ये दरअसल ब्रॉडवे के करीब एक ज्वेलर है, उसकी दुकान से मैंने चुराए हैं। ये तीनों आदमी निगरानी पर मामूर थे, ये हैरल, किफलर और गिटार। वो आदमी जो बेहोश हो गया उस पर किफलर बहुत एतमाद करता था, मगर मालूम होता है कि उसकी नीयत खराब हो गई थी। आपने ये हीरे कैसे चुरा लिए? वो तो बड़ी ज़बरदस्त निगरानी में होंगे। निगरानी तो होती है, ये बस मेरे हाथ का कमाल है। दरअसल मिस्टर क़यास, बात यह है कि हमने उन हीरों के बदले में मसनूई हीरे खरीद लिए थे। उनका वहाँ शोकेस में रखना ही असल काम है। सो वो मैंने आज शाम बड़ी चाबकदस्ती से कर दिया और ये हीरे हमारे हो गए। मगर वहाँ से निकलने के बाद अब होटल कैसे पहुंची? वो एक अलग कहानी है। रास्ते में 2 बार हमारे हरीफों ने हमारा रास्ता रोका। एक जगह वो जनाना पुलिस के रूप में थे, दूसरी जगह वो बरह रास्त इस मामले में कूद गए, मगर किफलर ने दोनों दफ़ा मुझे बचा लिया। जब ब्रीफकेस मैंने आपको दिया तो उस वक्त भी किफलर और गिटार आपका पीछा कर रहे थे। हैरल उनमें सबसे आगे था। तो गोया किसी और को भी नहीं रोका था? जी हाँ, उसका नाम एंथोनी है और वह किफलर का कारोबारी हरीफ है। उन हीरों पर उसकी भी नज़र थी, मगर उन्हें हमले उड़े, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पेचोताप खा रहा था। शायद वो फिर कोई हरकत करे। इन हीरो की कीमत कम से कम $40 लाख तो ज़रूरी होगी। वो जेवर भी $20,000 में बिक जाएगा। अब मुझे नींद आने लगी थी और वो ये बात महसूस करके बाहर निकल गई। पता नहीं वो कौन सा वक्त था। नींद में बहरहाल खांसी ले चुका था कि अचानक मुझे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही मैंने जूतों में पैर फंसाए और पिस्तौल हाथ में लेकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उस वक्त तक सॉफ्नर भी जाग चुकी थी और अपना शब ख्वाबी का गाउन दुरुस्त करते हुए वो अकबी दरवाजे में आन ठहरी थी। घंटी चंद लम्हों बाद फिर बजी। सॉफ्नर का रंग उड़ने लगा। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और सरगोशी में बोली, दरवाज़ा मत खोलना, पता नहीं बाहर कौन है। कौन हो सकता है? इस वक्त तो रात के 3 बज रहे हैं। कमरे की फिजा में सब्ज रंग की रोशनी फैली हुई थी। सॉफ्नर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। उसके वसवसे शायद हकीकत का रूप इख्तियार कर गए थे। मेरा अंदाजा ये था कि बाहर एंथनी खड़ा है और वो उन हीरो की तलाश में आया है जो अब किफलर के पास थे। सॉफ्नर, दरवाज़ा खोलो, मैं रोजाली हूँ। सॉफ्नर फौरन दरवाजे की तरफ लपकी और उसने तड़प कर चटखानी खोल दी। सामने एक मुअम्मर औरत खड़ी थी। वो बुरी तरह खांस रही थी। एक कंबल उसने अपने गिर्द लपेट रखा था। मगर अभी सॉफ्नर ने दरवाज़ा खोला ही था कि किसी ने पीछे से रोजाली को जोर से धक्का देकर अंदर कमरे में गिरा दिया और उसके साथ ही एक लंबा तड़ंगा आदमी एकदम सॉफ्नर को धकेलकर आगे बढ़ाया। मैं उस वक्त दीवार के साथ खड़ा था। उस आदमी ने सॉफ्नर को पिस्तौल की जद में लेकर पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और गजबनाक आवाज़ में बोला, खबरदार, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं जान से मार दूंगा। ये कहकर उसने कालीन पर गिरी बुढ़िया की कमर पर ठोकर मारकर उसे और आगे धकेल दिया। अभी तक वो दरवाजे के करीब ही खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने एकदम सॉफ्नर को बालों से पकड़कर अपनी ढाल बना लिया और बड़े ही कहरालूद अंदाज से उसने पिस्तौल मुझ पर तान लिया। अच्छा, तो वो माल तुम्हारे पास था? कमाल है, मैं ही ना समझ सका। उसकी ये बात सुनते ही सॉफ्नर ने सर को झटका देकर गर्दन के पिछले हिस्से से कुछ इस तरह उसकी नाक पर जरब लगाई कि उसकी एकदम नक्सीर बह निकली। उस आदमी ने अंधे भैंसे की तरह बाएं हाथ से सॉफ्नर को हवा में उछालकर मेरी तरफ फेंका और उसके साथ ही उसने 2 हाथ ऊपर उछलकर पूरी कुव्वत से मेरे पेट पर पाँव की जरब लगाई। मेरा यह हाल था कि मैं पिस्तौल का सेफ्टी केज खोल ही ना सका था। वो मेरे हाथ में बेकार खिलौना बनकर रह गया था। आदमी का एतमाद उसे कभी कभी बुरी तरह ले डूबता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उसकी तरफ से दोहरा होकर कालीन पर गिर गया।
उसने उसी पर बस नहीं की। मैं नीचे गिरा तो उसने मेरी गर्दन पर अपना बूट रखकर मुझे रगेतना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म में वो पहले वाली तवानाई नहीं थी जिस पर मुझे बहुत नाज था। उसने अपना दूसरा पैर मेरे पेट पर रख दिया। वो मुझे बिल्कुल ही बेदम करना चाहता था, मगर जैसे ही उसने मेरे पेट पर दबाव डाला, उसका पहला पाँव जो मेरी गर्दन पर था वो नर्म होने लगा। मैंने फौरन उसका पाँव अपने हाथ में लेकर उसे एकदम घुमा दिया। उसकी टांग दोहरी हुई तो उसका दूसरा पाँव मेरे पेट पर से उतर गया, मगर वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और एकदम दीवार से जा लगा। अब उसका पिस्तौल मेरे सीने के सामने आ गया था और लबलबी पर उसकी उंगली सुकड़ने लगी थी। वो बड़े गजबनाक लहजे में बोला, मेरा पाँव छोड़ दे वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। मगर अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि किसी तरफ से सॉफ्टनर ने बल्ला उठाकर उसकी कमर में दे मारा। ये ज़रब उसके लिए बहुत काफ़ी थी। उसका सर दीवार के साथ लगा और वो नीचे चला गया। इसी हालत में उसने गोली दाग दी। उसके पिस्तौल पर साइलेंसर लगा था। ठक की आवाज़ पैदा हुई, मगर उसी लम्हे मैंने एकदम उसकी दाएं कलाई दोनों हाथों में पकड़कर दीवार की तरफ मोड़ दी। वो तड़प कर पीछे हटा। अब वो सीधा होने में कामयाब हो गया था, मगर वो अपनी कलाई ना छुड़ा सका। मैंने पीर काले खां की दुआ का असर देखा। उसकी कलाई को झटका जो दिया तो उसका जोड़ उखड़ गया और पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो एक जबरदस्त चीख मारकर कलाई को जानुओं में देकर दीवार के साथ ढह गया। अब वो बार बार हाथ को जानों से निकालकर देख रहा था, जो अब कलाई पर झूलने लगा था। दर्द ने उसे निढाल कर दिया था। उसका पिस्तौल दरवाजे के पास जा पड़ा था, जिसे मैंने फौरन ही उठा लिया। उस पर वाकई साइलेंसर लगा था। वो मेरे पुराने चुपशा जैसा था, मगर हुजम के लिहाज से वो कोई छोटा सा खिलौना नजर आता था। वो शख्स उससे बड़े काम ले रहा था। उसके वालिदैन में से गालिबन कोई निगरो रहा होगा। उसका रंग गोरा हरगिज ना था, नाक बड़ी और मोटी, सर के बाल बहुत घने स्या, दहाना तंग जो किसी गोरे की अक्कासी करता था। हाँ मास्टर, अब बता, क्या काम था तुम्हें सॉफ्टनर से, और इस बुढ़िया को क्यों परेशान किया तुमने? उफ मेरा हाथ, ये क्या कर दिया तुमने? मेरा जोड़ खोल दिया तुमने बदबख्त। वो दर्द से बिलबिला रहा था। हाथ का ख्याल छोड़ दे उस्ताद, और ये बता कि तू आया किस लिए है? तेरा नाम क्या है? तू एंथनी है? नहीं नहीं, मैं एंथनी नहीं हूँ, मैं लांसर हूँ, ग्रीक लांसर। कोई पट्टी दे दो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा इस दर्द से। वो फिर चीखा, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। शायद दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया था। सॉफ्टनर अब तक बल्ला हाथ में लिए उसे बड़े गौर से देख रही थी। सामने कालीन पर बुढ़िया बड़ी खांस रही थी। ये मामला क्या है? तुम्हें यह सॉफ्टनर के दरवाजे पर कैसे ले आया? ये कुत्ते का पिल्ला थोड़ी देर पहले मेरे दरवाजे पर आया और इसने मुझे झपट लिया। कहने लगा, जरा सॉफ्टनर को जगा दो। मैं उसके सामने गया तो वो नाराज होगी। ये कहकर इसने मुझ पर पिस्तौल तान लिया। मैं खौफजदा होकर इसके साथ आ गई। इसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने सॉफ्टनर को आवाज़ ना दी तो ये मुझे जान से मार देगा। मुझे अफसोस है बेटी कि मेरी वजह से ये चोर अंदर आ गया। मुझे बहुत अफसोस है सॉफ्टनर। बुढ़िया बराबर खांसती जा रही थी। मेरे पिस्तौल का रुख अब तक लांसर की तरफ था और उसे मालूम था कि वो आदमी जिसने उसकी कलाई तोड़ डाली थी, अगर कुछ करने पर आ गया तो क्या नहीं कर सकता। उठे बीवी, इनको आप इनके दरवाजे पर छोड़ दे मिस सॉफ्टनर, ये खामा खामे परेशान हो गई हैं। मैंने रोजाली को निहायत अदब से कालीन पर से उठाकर खड़ा किया और उसका कंबल उसके गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया, मगर मेरे पिस्तौल का रुख अब भी लांसर की तरफ था। जाए मिस सॉफ्टनर, इनकी मदद करें। वो रोजाली को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उठो लांसर, कुर्सी पर बैठो मेरे यार, तुम तो खामखा घबरा गए। वो एंथनी सुनेगा तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? मैं उस पर लानत भेजता हूँ। तुम मेरी कलाई के बारे में कुछ करो, खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चलो। कोई पानी शानी, कोई शराब वगैरह। मैं तुम्हें क्या पेश करूँ इस वक्त? रात के 3:30 बज रहे हैं। तुम इस वक्त क्या पीना पसंद करोगे मिस्टर लांसर? उसकी हालत पर मुझे तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। जलील आदमी ने ऐसे वक्त में हमें परेशान किया था कि परिंदे भी उस लम्हे नींद से बेदार होना पसंद नहीं करते। अब तुम्हारा क्या हाल है मिस्टर लांसर? मैंने उसके उखड़े हुए हाथ को जरा सा हिलाकर पूछा। वो दर्द से निढाल होकर बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे गोली मार दो? इस दर्द से तो मर जाना अच्छा है। फिक्र ना करो, ये दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। जोड़ अपनी जगह से हट गया है, इसे लटकाए रखोगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। यूं। मैंने बायां हाथ हवा में ढीला छोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा और लटक गया। उसकी उम्र यही कोई 30-35 साल होगी। क्या वो एंथनी तुम्हारे साथ है? नहीं, वो बंगाल लांसर में मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये कौन सी जगह है? ये एक रेस्टोरेंट है, दिन रात खुला रहता है। उफ, ये दर्द मुझे मार देगा, कोई दवा ही दे दो। इतने में फ्लैट का दरवाज़ा खुला और सॉफ्टनर वापस आ गई। वो मेरे करीब आकर बोली, मैं रोजाली को उसके फ्लैट में छोड़ आई हूँ। उस बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई। इस जालिम इंसान ने उसे बहुत मारा है। मारो इसको और इसकी आंखें निकाल लो। सॉफ्टनर ने बल्ला फिर हाथ में पकड़ लिया। उस बल्ले को देखकर लांसर खौफजदा हो गया। मिस सॉफ्टनर, आप इसके हाथ पर कोई दवा लगा दें, बेचारा बहुत तड़प रहा है। मरने दो इसे, कोई दवा नहीं है मेरे पास। पुलिस को कॉल करो, वो इसे ले जाएंगे। पूछो इससे कि ये किस लिए आया है।
मुझे एंथनी ने भेजा है। उसे हीरों की तलाश है जिन्हें तुम ले आई हो। उसका क्या जोर है उन पर? क्या हक है उसका इन हीरों पर? वो मैंने किफलर को दे दी हैं। जाओ कह दो उससे कि वो किफलर के पास है, और एंथनी से कह देना कि वो अपना सर बचा कर रखे, वरना उसमें से कोई गोली गुजार देगा। तो फिर मैं जाऊँ मिस सॉफ्नर? हाँ जाओ, और उसे अपना ये हाथ भी दिखा देना। कह देना कि वो बहुत सोच समझ कर चले, वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर गयास अब मेरी हिफाजत कर रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे ही लांसर उसके पास से गुजरा, सॉफ्टनर ने बल्ले से उसे बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। ओ गयास, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे बेमिसल आदमी हो तुम। मुझे तुम पर फख्र है, नाज है। मैं शर्मिंदा सा हो गया और तेज़ी से अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़ लिया। वो फौरन ही मेरे पीछे लपकी और कमरे में कदम रखकर बोली, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने मुझे एक बहुत बड़े अजाब से बचा लिया। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया समझे अदा हो गया, अब आप आराम करें। मेरा ख्याल है अब वो दोबारा इधर नहीं आएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह तक बिस्तर पर पड़ा जागता रहा। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरा बदन उस आजमाइश से निकल आया था जो मुझे वो कैप्सूल ना मिलने की वजह से झेलनी पड़ रही थी। अब मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने गिरदोपेश का जायज़ा ले सकता था। मेरी कनपट्टियाँ अब ज़्यादा खिंची हुई नहीं थीं। सर का दर्द भी ख़त्म हो चुका था। मुझे अपने वजूद पर एतबार आने लगा था। वो नक़ाहत जो मुझे हम वक्त उससे पहले महसूस हो रही थी, उस पर मैं गालिब आता जा रहा था, और ये एक अच्छी अलामत थी। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे कि मैं बिस्तर से उठा और सीधा गुसल खाने में जा घुसा। सॉफ्टनर ने वहाँ हर शय बहुत करीने से रखी हुई थी, यहाँ तक कि उसमें बाथ टब भी मौजूद था। मैं कोई आधे घंटे तक उस टब में बैठा रहा। मेरी सेहत वापस आ गई थी और मैं दिल में पहले से उमंग और तरंग महसूस कर रहा था। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो उस वक्त तक सॉफ्टनर भी बेदार हो चुकी थी। उसने चाय तैयार कर ली थी और बड़ी खुश नजर आ रही थी। जब मैं सीजर का लिबास पहनकर और खुशबू की शीशी अपने ऊपर उंडेलकर उसके सामने पहुंचा तो वो चहकने लगी। हे, आपकी तो काया ही पलट गई है मिस्टर गयास। क्या पी लिया है आपने सुबह सुबह? क्या मतलब? अभी तो मैं ढंग से कुछ खा पी नहीं सका। मुझे हैरत है, आपका रंग निखर आया है। बैठे, ये चाय लें। उसने कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। आपके यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ। मैं ज़रा डॉक्टर धुम्मन का पता मालूम करना चाहता हूँ। किफलर अभी आ जाएगा। मेरा ख्याल है वो उसका पता मालूम करके ही आएगा। ये लें, अखबार पढ़ें, इसमें ये खबर बड़ी अहम है। उसने अखबार मेरे सामने रख दिया। वो खबर उसी चोरी के बारे में थी जिसका सर्राफ को इल्म हो चुका था। उसमें लिखा था कि उन हीरों में एक ऐसा हीरा भी मौजूद है जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है। चोरों ने शीशे के वैसे ही 2 डब्बे ज्वेलर्स की दुकान पर रख दिए थे, जिसकी वजह से उसे फौरन ही मालूम ना हो सका कि उसके साथ ज्यादती हो चुकी है। उसका बयान है कि वो कोई औरत थी जो ज़रा देर के लिए वहाँ आई थी। उसने मौका मिलते ही नकली हीरे वहाँ रखकर असली चुरा लिए। उसकी वज़ाक़ता जो बयान की गई थी वो सॉफ्टनर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो इस बात पर बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं जब खबर पढ़ चुका तो वो बोली, दरअसल उस वक्त मैंने विग लगा रखी थी और ये तजवीज़ किफलर की थी कि मैं एक अधेड़ उम्र औरत के रूप में वहाँ जाऊँ। अब उस हुलिये की औरत उन्हें कहाँ मिलेगी? मगर वो एंथनी अगर आपकी मुखबिरी कर दे तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पुलिस पहले से उसकी तलाश में है। मगर वो उनके सामने आए बगैर भी तो उन्हें इत्तला दे सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं करेगा। वो इतना कमीना नहीं हो सकता। किफलर के साथ वो कई बार दातें कर चुका है। एक औरत के मामले में उनके दरमियान झगड़ा हो गया था, वरना वो एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। हेरल्ड को उसने ही गुमराह किया होगा। ये खबर पढ़कर वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो हीरे इतनी कीमत के नहीं हैं। मगर अब वो हैरान हो रहा होगा। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने सॉफ्टनर का नाम लिया तो मालूम हुआ कि वो किफलर है। सॉफ्टनर ने दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया और अपना कोट उतारकर सोफे पर पटक कर बोला, इसका मतलब ये कि तुम लोग जाग रहे थे? सुबह हो चुकी किफलर, तुम्हारा क्या ख्याल था? हम सोते ही रहते। वैसे तुम्हें मुबारक हो सॉफ्टनर। वो ग्रीक लांसर यहाँ से निकलकर एंथोनी के साथ मेरे पास आया था। मैंने उन्हें $5000 देकर अपनी जान छुड़ा ली है। अब वो दोनों लॉस एंजलिस जा चुके होंगे। एंथोनी को अपनी गिरफ्तारी का धड़का लगा रहता है और रकम उसके पास कोई नहीं थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उससे हमारी जान छूट गई। हाँ डार्लिंग, बात कुछ ऐसी ही है। वो हीरे तो बहुत कीमती निकले। अखबार पढ़ा तुमने? हाँ, मैं पढ़ चुकी हूँ और ये बहुत अच्छी खबर है। अब हम इत्मीनान से उन हीरो को बेच लेंगे। तुम सुनाओ मिस्टर गयास, रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। मुझे गहरी नींद आई। थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तुम्हें नींद आ गई थी लांसर के यहाँ आने के बावजूद? हाँ, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये सब कुछ मेरे रोज़मर्रा के मामूलात में से है। मैं तुम्हारे धुम्मन का पता कराया हूँ। उसका मकान शहर के नवा में है, कॉर्न एवेन्यू में, और अभी वो घर पर ही होगा। तुम उससे बात करना चाहोगे?
چاہتا تو میں یہی تھا، مگر اب تم خود میرے ساتھ چلو، یہ قصہ میں تمہارے سامنے ختم کروں گا۔ کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا، اس مصیبت کا صرف ایک یہی حل ہے۔ نہیں نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پکڑے جاؤ گے، ایسی حماقت نہ کرنا۔ میں یہی کروں گا کفلر، شاید خدا نے مجھے اسی لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان کی موت کا فیصلہ آج ہی ہوگا اور میرے ہاتھوں ہوگا۔ میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا، ان لوگوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، بہرحال میں تمہیں اس کے دروازے تک پہنچا دوں گا، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ کفلر نے اس سے آگے کوئی بات نہ کی اور چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سافنر نے کہا، اس ملک کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو مسٹر قیاس، تم بچ نہیں سکو گے۔ میں سب سمجھتا ہوں، کیا یہاں قتل نہیں ہوتے، ڈاکے نہیں پڑتے، سب کچھ ہوتا ہے یہاں، اور وہ لوگ تو میرے نزدیک کب کے واجب القتل ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں دھمن کے وہ جرائم بتائے جو وہ پاکستان میں کرتا رہا تھا۔ وہ دونوں بڑی حیرت سے میری باتیں سنتے رہے۔ انہیں میں نے اپنا پیٹ بھی دکھایا تو وہ اور زیادہ چونک گئے۔ یہ زخم بھی اسی کا لگایا ہوا ہے، اس نے مجھے گردے سے محروم کر دیا۔ میری بہن پر بھی اس نے یہی حربہ آزمایا، ایک نہیں اس کے زخم خوردہ تو بے شمار ہیں، اور اب وہ امریکہ میں آ چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کچھ کر چکا ہے، میں انہیں کیسے معاف کر دوں؟ حیرت ہے کہ وہ اب تک بچتا آیا ہے۔ سنا تم نے سافنر، وہ ایک عادی مجرم ہے اور یہاں ڈاکٹر بن کر بیٹھا ہے۔ ایک چیریٹی اسپتال اس نے کھول رکھا ہے، اس کا ہاتھ تو ضرور روکنا چاہیے۔ مگر تم کیا کر سکو گے کفلر؟ تم نے تو آج تک ایک کوا تک نہیں مارا، تم کیا کر سکو گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کی بات پر بھی تو غور کرو، گردوں کا یہاں باقاعدہ کاروبار ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کے اعضاء بدلے جا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جو براہ راست اس کاروبار سے روپیہ کما رہا ہوگا۔ بہرحال تم اس مکان کے اندر نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا، ورنہ اسے پتہ دے دو، یہ خود دیکھ لے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کفلر مسکرا دیا، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، میں خود وہاں نہیں جاؤں گا، اس کو دروازے تک پہنچا دوں گا۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ بس میں جانا ہوگا؟ نہیں نہیں، میرے پاس کار ہے۔ اچھا سافنر، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت میرے ساتھ اس عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی، سورج آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ ہم کار میں بیٹھے تو مجھے محسوس ہوا کہ کفلر بہت منجھا ہوا ڈرائیور ہے۔ سڑکوں کا یہ حال تھا کہ وہ نیچے اترتی تھی تو اترتی ہی چلی جاتی تھیں۔ وہ شہر ایسے سنگم پر واقع ہے کہ سمندر سے نکلتی اس کی شاہراہیں اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کفلر مجھے کس راستے سے کہاں لے جا رہا ہے، اور مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ کفلر کوئی آدھے گھنٹے تک ڈرائیو کرتا رہا، بالآخر اس نے ایک بنگلے کے سامنے کار روک دی۔ یہ ہے وہ بنگلہ جس میں تمہارا ڈاکٹر ڈومن رہتا ہے۔ مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ نئی آبادی ہے، یہ سان فرانسسکو کی نواحی آبادی ہے، یہ اس کا کارن ایونیو ہے۔ سامنے دروازے پر گھنٹی کا بٹن لگا ہے، ڈاکٹر ابھی اندر ہی ہوگا۔ تم واپس جاؤ گے؟ ہاں، میرا خیال ہے مجھے یہی کرنا ہوگا، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ ٹھیک ہے کفلر، گڈ بائے۔ ویسے میں یہاں سے فارغ ہو کر تمہارے یہاں آؤں گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم شاید آج یہاں سے نکل جائیں، مجھے ان ہیرو کو ٹھکانے لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں فون پر معلوم کر لوں گا، ویسے تم اپنا وہ پتہ تو دیتے جاؤ جہاں میں تم سے مل سکوں۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر مجھے دے دیا۔ تم چاہو تو اگلے اتوار کو مجھ سے اس پتے پر مل سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ، اوکے، گڈ بائے۔ وش یو گڈ لک مین، مگر یاد رکھو تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، میں ابھی تک کار میں بیٹھا تھا اور وہ سوال اس سے پوچھنا چاہتا تھا جو کل سے مجھے پریشان کرا تھا۔ اب اتر بھی جاؤ نا۔ ایک بات بتاؤ کفلر، سافنر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑی ذاتی سی بات ہے، مگر مجھے امید ہے کہ تم برا نہیں مناؤ گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ سافنر نے ولیم کے بارے میں تمہیں جو کچھ بتایا وہ سچ ہے، وہ اسلام آباد میں رہی ہے، پھر ولیم سے وہ الگ ہو گئی۔ جب وہ سان فرانسسکو آئی تو مجھے مل گئی۔ اب ہمارے درمیان صرف ایک سمجھوتا ہے کہ وہ میرے سوا کسی اور کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی، اور بس یہی بہت کافی ہے۔ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں اور وہ میرا خیال رکھتی ہے۔ شکریہ کفلر، میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہے اور اچھی عورت ہے۔ یہ کہہ کر میں کار سے نیچے اتر گیا۔ وہ اب تک میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر کچھ سمجھ نہ سکا تھا۔ پھر وہ مسکراتا ہوا آگے نکل گیا۔